हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन पे। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हम आज की क्लास में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्यों इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसको समझिए कि जो बैक्टीरिया में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्यों डिनोट किया जाता है। तो उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटेड किया वे दो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है टॉटम एंड लीडरबर्ग। और ये जो रिप्रोडक्शन हम बैक्टीरिया में देख रहे हैं मेनली तरीके से ई कोलाई बैक्टीरिया में हम देख रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि जो बैक्टीरिया में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसे सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेटेड किया टॉटम एंड लीडरबर्ग ने ई कोलाई बैक्टीरिया में, और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए समझिए कि इसे जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में मेनली तरीके से ई कोलाई बैक्टीरिया में उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्यों डिनोट किया जाता है। तो अब आप समझिए कि जो बैक्टीरिया में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें गेमिट का फ्यूजन नहीं होता। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें गेमिट का फ्यूजन नहीं होता है, बल्कि वहां पर इंटरचेंजेस होता है जेनेटिक मटेरियल का। इंटरचेंजेस होता है जेनेटिक मटेरियल का, इसीलिए जो बैक्टीरिया का सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मेथड है उसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने समझा कि इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें गेमिट का फ्यूजन नहीं होता है, केवल इंटरचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। तो जो बैक्टीरिया में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन या फिर आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसी भी आप टर्म में इसे बोल सकते हैं, तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वे दो मेथड उनमें इन्वॉल्व हैं। पहला मेथड है कॉन्जुगेशन मेथड और दूसरा मेथड है एक्सोटिक मेथड। ये जो दोनों मेथड है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के ही मेथड हैं, कॉन्जुगेशन मेथड दूसरा एक्सोटिक मेथड। तो समझिए सबसे पहले कि कॉन्जुगेशन मेथड में क्या होगा। कॉन्जुगेशन मेथड में कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है उनका इंटरचेंज होगा कॉन्जुगेशन मेथड में। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्सोटिक मेथड का तो इस मेथड में क्या होगा कि दो बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के क्लोजली आएंगे, क्लोजली आने के बाद इनके जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज हो जाएगा। तो कॉन्जुगेशन मेथड में हमने अभी बताया कि इनमें इंटरचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। और एक्सोटिक मेथड में क्या होगा कि दो बैक्टीरियल सेल आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे तब इनका जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज होगा। और जो एक्सोटिक मेथड है ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन दो प्रोसेस से कंप्लीट हो सकते हैं। ट्रांसमेशन प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व है और ट्रांसडक्शन प्रोसेस भी इन्वॉल्व है एक्सोटिक मेथड में। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिटेल में कॉन्जुगेशन मेथड पे कि कॉन्जुगेशन मेथड में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। इन सभी प्रोसेस में हम एक डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्जुगेशन मेथड। Conjugation is a mechanism in which DNA exchange mediated by plasmid। कंजुगेशन में क्या होता है अभी हमने बताया कि कंजुगेशन मेथड में कि कंजुगेशन मेथड में अभी हमने बताया कि कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है उनका इंटरचेंज होता है। तो इनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अब आप समझिए कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड एक पीस होता है डीएनए का, सर्कुलर पीस होता है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है वो डीएनए का एक सर्कुलर टुकड़ा होता है। Those bacteria which contain transmissible plasmid are called donor cell। जो बैक्टीरिया ट्रांसमिएबल प्लाज्मिड को कंटेन किए रहते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम डोनर सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए कि जो बैक्टीरिया के सेल ट्रांसमिएबल प्लाज्मिड को कंटेन किए रहते हैं उसे डोनर सेल, और डोनर सेल को ही रिप्रेजेंट किया जाता है मेल सेल से। जो सेल प्लाज्मिड को ट्रांसमिएबल या फिर डोनेट करे डोनर सेल उसे ही मेल सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मेल सेल को एफ पॉजिटिव से इंडिकेट किया जाता है।
and those plasmid recipient for the fertility factor they are indicated by F negative। और जो प्लाज्मिड को जो सेल प्लाज्मिड को रिसिपिएंट करे फर्टिलिटी फैक्टर के लिए, इसे हम फीमेल सेल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे इंडिकेट करेंगे F निगेटिव चार्ज से। तो आपने अभी समझा कि जो सेल ट्रांसमिएबल प्लाज्मिड को डोनेट करेंगे उसे मेल सेल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और मेल सेल को रिप्रेजेंट इंडिकेट करने के लिए F पॉजिटिव साइन का इंडिकेट है। और जो सेल प्लाज्मिड को ग्रहण करेंगे उसे हम फीमेल सेल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको इंडिकेट करेंगे F निगेटिव चार्ज से। तो जो कंजुगेशन का मेथड है इसमें दो प्रोसेस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को आप समझिए। तो उनमें से सबसे पहला जो है कि इसमें रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन का, सेल कनेक्शन का। इनमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेल कनेक्शन का। और जो दूसरा रिक्वायरमेंट है इनमें अपोजिट कंजुगेशन सेल मस्ट बी अपोजिट स्ट्रैंड। जो कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वे केवल अपोजिट स्ट्रैंड के ही बीच होगा। अपोजिट स्ट्रैंड मतलब कि मेल सेल एंड फीमेल सेल, आप इस फॉर्म में समझ सकते हैं। तो आपने समझा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये जो दो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेल कनेक्शन और फिर जो कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वे अपोजिट स्ट्रैंड सेल के बीच होगा। तो अब आइए आगे देखते हैं कि इसमें और प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट सेल अपोजिट स्ट्रैंड कैम एंड कॉन्टेक्ट टू फॉर्म कंजुगेशन ट्यूब। तो जो अपोजिट स्ट्रैंड के सेल हैं मतलब कि F निगेटिव और F पॉजिटिव, तो हमने अभी बताया कि जो F पॉजिटिव सेल है उसे डोनर सेल या फिर मेल सेल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो F निगेटिव सेल है उसे रिसिपिएंट सेल या फिर फीमेल सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ये दोनों अपोजिट स्ट्रैंड के सेल हैं ये जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो फॉर्मेशन करेंगे कंजुगेशन ट्यूब का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कंजुगेशन ट्यूब क्या है, तो आप सबसे पहले इस कुछ पॉइंट को समझ लीजिए, उसके बाद हम जब फिगर में समझाएंगे तो आपको वहां पर और बेटर समझ में आएगा कि कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी हमने बताया कि अपोजिट स्ट्रैंड के जो दो सेल हैं वे आपस में कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आने के बाद उनके बीच कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो प्लाज्मिड है मतलब डोनर सेल का प्लाज्मिड का डीएनए एक स्पेसिफिक साइट से ब्रेक होगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो प्लाज्मिड है वे डीएनए का ही एक सर्कुलर पीस है। तो वे जो प्लाज्मिड है वे एक स्पेसिफिक साइट से ब्रेक होगा, मतलब स्पेसिफिक साइट को ओरिजिन ट्रांसफर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उस स्पेसिफिक साइट को ओरिजिन ट्रांसफर कहते हैं। ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज ट्रांसफर टू रिसिपिएंट सेल। और जो वे प्लाज्मिड है वे एक स्पेसिफिक साइट से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद वे फिर ट्रांसफर हो जाएगा रिसिपिएंट सेल में। किसके थ्रू? कंजुगेटिंग ट्यूब के थ्रू, क्योंकि दोनों सेल आपस में कांटेक्ट में आकर कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिए हैं। तो जो डोनर सेल का प्लाज्मिड है वे एक स्पेसिफिक रीजन से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद वे फिर ट्रांसफर हो जाएगा रिसिपिएंट सेल में कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू। इन रिसिपिएंट सेल ट्रांसफर स्ट्रैंड आल्सो कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो जो डोनर सेल से जो प्लाज्मिड ब्रेक होकर रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर हुआ है वह तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। और ये जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से इंड हो जाएगा, मतलब कि ट्रांसफर का प्रोसेस पूरी तरीके से इंड हो जाएगा, तो जो डोनर सेल है एंड रिसिपिएंट सेल एज्यूम अ सर्कुलर फॉर्म। तो जो दोनों के प्लाज्मिड है, डोनर सेल के प्लाज्मिड और रिसिपिएंट सेल के प्लाज्मिड, ये जब प्रोसेस पूरी तरीके से इंड हो जाएगा तो ये जो दोनों प्लाज्मिड है वे पूरी तरीके से सर्कुलर के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि डोनर सेल से ही प्लाज्मिड ब्रेक होकर रिसिपिएंट सेल में भी पहुंच गया है। तो इसीलिए डोनर सेल का भी प्लाज्मिड और रिसिपिएंट सेल का भी प्लाज्मिड, दोनों सेल का प्लाज्मिड सर्कुलर फॉर्म के में
प्रेजेंट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, इन सम सेल यफ फैक्टर इंटीग्रेटेड टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो यफ कुछ सेलों में जो यफ फैक्टर होते हैं वे बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम से ही इंटीग्रेट होते हैं। इंटीग्रेट होने के बाद वे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। या फिर आप इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि जो यफ कुछ सेलों में यफ फैक्टर इंटीग्रेटेड होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, तो इस प्रकार के सेल को हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर आप इसे HFR शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो फिर उसके आगे देखिए, व्हेन कंजुगेशन अकर बिटवीन एन HFR एंड एन F निगेटिव चार्ज। तो फिर क्या होगा कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है ये केवल F पॉजिटिव चार्ज वाले सेल में ही ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। जो सेल हैं जो F फैक्टर हैं वे इंटीग्रेटेड जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से हो रहे हैं, ये वाला प्रोसेस केवल पॉसिबल होता है F पॉजिटिव सेल में, मतलब कि मेल वाला जो सेल है उसी में केवल ये प्रोसेस पॉसिबल होते हैं कि उनका F फैक्टर इंटीग्रेटेड हो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। तो उसके बाद अब देखिए क्या होगा कि जो HFR है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, इसके और F निगेटिव चार्ज मतलब कि जो फीमेल सेल है इनके बीच द पीस ऑफ डोनर क्रोमोसोम इंटीग्रेटेड विथ रिसिपिएंट। जो HFR मतलब कि हाई फ्रीक्वेंशियल रिकॉम्बिनेंट का जो सेल है वे फिर कहाँ जाएगा, डोनर क्रोमोसोम इंटीग्रेट विथ रिसिपिएंट में सेल में जाएगा। रिसिपिएंट सेल मतलब F निगेटिव चार्ज वाला जो सेल है, मतलब कि फीमेल सेल जो है उसी में ये हाई फ्रीक्वेंशियल रिकॉम्बिनेशन का जो रिकॉम्बिनेंट का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसी सेल का एक पीस, या फिर आप ऐसे समझिए व्हेन कंजुगेशन अकर बिटवीन एन HFR एंड F निगेटिव। तो आपने अभी समझा, सबसे पहले समझिए कि जो हाई फ्रीक्वेंशियल रिकॉम्बिनेंट सेल है और F निगेटिव मतलब कि फीमेल जो सेल है उनके बीच रिकॉम्बिनेशन होगा या फिर कॉन्जुगेशन होगा। तो सेल द पीस ऑफ डोनर क्रोमोसोम इंटीग्रेटेड विथ रिसिपिएंट। तो फिर क्या होगा, जो डोनर सेल का क्रोमोसोम है वे इंटीग्रेट करेगा रिसिपिएंट सेल से, और रिसिपिएंट सेल से जब ये इंटीग्रेट करेगा तो ये फॉर्मेशन कर देगा रिकॉम्बिनेंट F सेल का। तो आपने देखा कि कॉन्जुगेशन मेथड में पूरे हर एक प्रोसेस को, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलिए कि इनके फिगर को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वहां पर आपको फिगर मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है आज का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये आपके एग्जाम ऑप्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन हमने देखा अभी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो पहला मेथड था कंजुगेशन मेथड, उसको हमने पूरी तरीके से डिटेल में समझा। अब उसके फिगर के थ्रू भी हम उसको समझते हैं। तो हमने अभी बताया कि कंजुगेशन के लिए दो डिफरेंट स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से पहला स्ट्रेन होता है F पॉजिटिव सेल और दूसरा F निगेटिव सेल। F पॉजिटिव का हमने बताया कि ये जो F पॉजिटिव होते हैं ये मेल सेल होते हैं और जो F निगेटिव होते हैं ये फीमेल सेल। मेल सेल का मतलब कि जिसके पास प्लाज्मिड हो और ऐसा प्लाज्मिड हो जो ट्रांसमिएबल हो, मतलब कि ट्रांसफर हो सके। और ये जब दो डिफरेंट स्ट्रेन आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इस फिगर में अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये जो दो डिफरेंट स्ट्रेन के सेल हैं, इन सेल के बीच आप देखिए यहाँ पर यही कंजुगेशन ट्यूब है। जब ये दोनों डिफरेंट सेल आपस में एक दूसरे के क्लोज आए तो ये देखिए यही कंजुगेशन ट्यूब है। तो इसी कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जो F पॉजिटिव सेल का प्लाज्मिड है ये एक स्पेसिफिक रीजन से ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये F पॉजिटिव सेल मतलब कि मेल सेल का प्लाज्मिड है, ये एक स्पेसिफिक रीजन से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद आप बी वाले फिगर में देखिए
ये प्लाज्मिड मूव किया रिसिपिएंट सेल में, और जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से एंड हो गई तो जो F पॉजिटिव सेल का प्लाज्मिड था और जो F पॉजिटिव सेल से जो ट्रांसफर किया था प्लाज्मिड F निगेटिव सेल में, ये दोनों ही प्लाज्मिड सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो उसके थ्रू उसके बाद अब देखिए क्या होगा कि जो F पॉजिटिव सेल है, F पॉजिटिव सेल के F जो ये क्रोमोजोम से ही ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट होने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ना यही बात ने बताई आपसे कि जो सम सेल में F फैक्टर इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोजोम, और वे सेल क्या कौन से होते हैं, F पॉजिटिव सेल होते हैं। तो यही इसमें आप फिगर में समझिए जो F फैक्टर हैं ये इंटीग्रेटेड होने लगते हैं बैक्टीरिया के क्रोमोजोम से। तो यहाँ पर आप फिगर में अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के क्रोमोजोम से इंटीग्रेटेड होने लग रहा है। इंटीग्रेटेड होने के बाद और क्लोज होंगे, और क्लोज होने के बाद ये फॉर्मेशन कर देते हैं HFR, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो अभी हमने बताया कि जो क्रोमोसोम थे, प्लाज्मिड जो थे, ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से रिकॉम्बिनेंट हुए। रिकॉम्बिनेंट होने के वजह से ही यहाँ पर देखिए HFR का फॉर्मेशन हुआ। हाई फ्रीक्वेंशियल रिकॉम्बिनेंट सेल का यहाँ पर पूरी तरीके से फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप समझिए कि जो हाई फ्रीक्वेंशियल रिकॉम्बिनेंट सेल जो हैं, इनका प्लाज्मिड ब्रेक होकर जाएगा रिसिपिएंट सेल, मतलब कि फीमेल सेल में। तो फीमेल सेल में जब ये जाएगा तो वहां पर फॉर्मेशन कर लेगा रिकॉम्बिनेंट सेल का। तो यही पूरा प्रोसेस कॉन्जुगेशन मेथड में इन्वॉल्व होता है। तो आई होप कि आप लोगों को फिगर के थ्रू और अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आइए मेन तरीके से अब डिस्कस करेंगे जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो दूसरा मेथड था, एक्सोटिक मेथड। एक्सोटिक मेथड में हमने बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं इनमें कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि इनमें जो बैक्टीरिया सेल हैं वे आपस में कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वे इंटरचेंज हो जाएगा। और एक्सोटिक मेथड दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस है ट्रांसडक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आइए हम एक्सोटिक मेथड के सबसे पहले प्रोसेस को देखें, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो एक्सोटिक मेथड में हमने अभी बताया कि इनमें बैक्टीरिया सेल आपस में कांटेक्ट में आकर इनका जेनेटिक जो मटेरियल है वे इंटरचेंज होता है। तो हम एक बात और यहाँ आपसे बताना चाहेंगे कि जो कॉन्जुगेशन मेथड है और एक्सोटिक मेथड है, तो कॉन्जुगेशन मेथड में जो दो डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं उनके बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे एक्सोटिक मेथड का, एक्सोटिक मेथड में जो सेल है बैक्टीरिया के वे आपस में क्लोज आकर उनके जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज होता है। तो सबसे बहुत बड़ा अंतर दोनों में यही है कि कॉन्जुगेशन मेथड में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक्सोटिक मेथड की बात करेंगे तो वहां पर एक्सोटिक मेथड में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें जो बैक्टीरियल सेल हैं आपस में एक दूसरे के निकट आएंगे, निकट आने के बाद इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वह इंटरचेंज हो जाएगा। तो एक्सोटिक मेथड का जो सबसे पहला प्रोसेस है वह है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को सबसे पहले फ्रीडरिक एंड ग्रिफिथ ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये जो साइंटिफिक नेम है ये आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सोटिक मेथड का सबसे पहला प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सबसे पहले फ्रीडरिक एंड ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था। तो आइए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को आप समझिए फिगर के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक ये दूसरे सेल बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है और ये दूसरे बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है, या फिर आप इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि ये जो सेल है ये डोनर सेल है और ये जो सेल है वह रिसिपिएंट सेल है। तो आप देखिए कि ये दोनों सेल ही आपस में जब क्लोज आने के बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल है डोनर सेल का वे रिसिपिएंट सेल के जस्ट क्लोज आया। क्लोज आने के बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल है वे आपस में इंटरचेंज हो गए।
तो आप देख सकते हैं कि डोनर सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कैपिटल बी प्रेजेंट है। तो यही कैपिटल बी अब जब तीसरे वाले फिगर में, इस वाले फिगर में देखेंगे तो ये रिसिपिएंट सेल में इंटरचेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए ये रिसिपिएंट सेल में इंटरचेंज हो चुका है डोनर सेल के थ्रू। तो यही मेथड कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो अब आइए हम देखते हैं एक्सोटिक मेथड के दूसरे प्रोसेस को, जो है कि ट्रांसडक्शन प्रोसेस। तो आप इसके भी सबसे पहले साइंटिस्ट को समझिए जिन्होंने ट्रांसडक्शन प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया। तो जो एक्सोटिक मेथड का दूसरा प्रोसेस है ट्रांसडक्शन प्रोसेस, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जीडर एंड लीडरबर्ग ने। तो आप ये साइंटिस्ट के नाम भी बहुत अच्छे तरीके से समझिए और याद भी करिए कि जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस है इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था जीडर एंड लीडरबर्ग ने। तो एक्सोटिक मेथड का जो दूसरा प्रोसेस है ट्रांसडक्शन प्रोसेस, इसमें भी वही प्रोसेस होता है कि दो सेल आपस में कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वे इंटरचेंज हो जाएगा। इन ट्रांसडक्शन में स्मॉल पीस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम इनटू अटैचिंग टू फेज। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है उनका क्रोमोसोम अटैक करेगा फेज पर, एंड व्हेन दिस पार्टिकल infected a new host in inject genetic material। तो ये आपने इसका डिफिनीशन कुछ समझा। अब इसके बाद आप इसको भी फिगर के थ्रू समझिए तो आपको वहां पर और बेटर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक फेज है, फेज का ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको, और ये जो फेज है ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि आज के क्लास में हम ई कोलाई बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन पर ही डिस्कस कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन कौन सा है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, या फिर हमने अभी बताया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए ये फेज है, फेज का ये क्रोमोसोम है, सर्कुलर फेज क्रोमोसोम। और फिर इसके बाद ये देखिए बैक्टीरियल जीन से जाकर कांटेक्ट में हुआ। तो बैक्टीरियल जीन से कांटेक्ट में होने के बाद ये देखिए बैक्टीरिया का जो जीन है उस पर गाल जीन प्रेजेंट है। यहाँ पर आप समझिए, तो इसमें देखिए गाल जीन प्रेजेंट है। तो जब ये फेज का सर्कुलर जीन जब जाकर बैक्टीरियल जीन्स के कांटेक्ट में होगा, तो कांटेक्ट में होने के बाद ये जो गाल जीन है, ये गाल जीन का इंटरचेंज हो जाएगा फेज जीन के क्रोमोसोम में। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली तरीके से समझ सकते हैं कि जो देखिए यहाँ पर फेज जीन है, ये फेज जीन में इंटरचेंज हो चुका है बैक्टीरियल जीन के गाल जीन का। तो आई होप कि आप लोगों को जो आज का मेन टॉपिक था बैक्टीरिया का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं भी इस टॉपिक में थोड़ा सा भी आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो जिससे रिलेटेड मैं एक क्लास को और वहाँ से अटेंड करवाऊँगा, तो आपको और बेटर वहाँ से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।